नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं कानून की जटिल व तकनीकी भाषा का सरल एवं बारीक विश्लेषण। इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय है। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर के आए हैं कंपनी विधि की दूसरा वीडियो। ये वास्तव में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछली बार हमने बात की थी कि कंपनी की परिभाषा क्या है, कंपनी के आवश्यक तत्व क्या हैं और कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। तो पहले हमने दायित्व पर आधारित कंपनी के प्रकारों पर चर्चा की थी और आज हमें बात करनी है कंपनी की प्रकृति के आधार पर कंपनी का वर्गीकरण। चलिए प्रारंभ करते हैं। कंपनी की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, इस वर्गीकरण को हम 3 खंडों में बांटते हैं। पहला है एकल व्यक्ति कंपनी, दूसरा है प्राइवेट कंपनी और तीसरा है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को हम सार्वजनिक कंपनी भी कहते हैं, लोक कंपनी भी कहते हैं। तो एकल व्यक्ति कंपनी का अर्थ होता है, एकल व्यक्ति कंपनी से हम ऐसी कंपनी को समझते हैं जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक ही व्यक्ति होता है। सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति होता है। ऐसी कंपनी जिसमें उसके सदस्यों की संख्या केवल एक होती है, एकल व्यक्ति कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी में सदस्य प्राकृतिक व्यक्ति तथा कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है। मतलब कहने का यह है कि इसमें 2 व्यक्ति हो जाते हैं जब कंपनी पंजीकृत हो जाती है। एक तो प्राइवेट व्यक्ति जो उसका सदस्य है और दूसरा विधिक व्यक्ति स्वयं कंपनी बनती है। तो इस तरीके से एक प्राइवेट व्यक्ति और एक विधिक व्यक्ति, 2 व्यक्ति अस्तित्व में आ जाते हैं। कंपनी में जहां कंपनी विधिक व्यक्ति के रूप में कार्य करती है, वहीं वास्तविक शक्ति उस सदस्य या प्राकृतिक व्यक्ति में होती है जिसने कंपनी बनाया है। तो इस तरीके से यहां सदस्यों के कार्य को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। प्रथम, जहां तक सदस्य प्राकृतिक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है, वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, परंतु सदस्य के द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा कार्य जो सदस्य ने कंपनी की ओर से किया है, उसके लिए कंपनी विधिक व्यक्ति के रूप में उत्तरदायी होती है। सरल शब्दों में हम कहें तो यहाँ पर वास्तविक कार्य जो होता है वो मानव प्राणी द्वारा ही किया जाता है, परंतु कार्य के प्रति उत्तरदायित्व तो जहां तक व्यक्तिगत कार्य का है, मानव प्राणी स्वयं उत्तरदायी होगा, लेकिन जहां तक वह कंपनी का कार्य कर रहा है, वह कंपनी उत्तरदायी होगी एक विधिक व्यक्ति के रूप में। निष्कर्ष स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि एकल व्यक्ति कंपनी वास्तव में एक व्यक्ति तथा 2 व्यक्तित्व की अवधारणा है। एक व्यक्ति मतलब एक मानव प्राणी जो सदस्य है, और 2 व्यक्तित्व मतलब 2 पर्सनालिटी। पहली पर्सनालिटी प्राकृतिक व्यक्ति की और दूसरी पर्सनालिटी स्वयं कंपनी की विधिक व्यक्ति की होती है। वैसे हम विशेषतया ये कहना चाहेंगे कि एकल व्यक्ति कंपनी सामान्यतया प्रवर्तन में नहीं है और ये केवल एकेडमिक महत्व की है। इसका महत्व केवल अध्ययन तक ही सीमित रह गया है। चलिए दूसरे प्रारूप पर बात करते हैं हम, प्राइवेट व्यक्ति कंपनी। ये प्राइवेट व्यक्ति कंपनी क्या है, इसको समझिए। प्राइवेट व्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर से सुनिएगा, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 68 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, मतलब ऐसी कंपनी को जाना जाएगा जो कंपनी न्यूनतम समादत्त पूंजी के रूप में 1 लाख रुपए रखती है। न्यूनतम समादत्त पूंजी मतलब उसकी न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए है, अदा करने की हकदार है 1 लाख रुपए तक, तथा अधिकतम समादत्त पूंजी जैसी कि कंपनी स्वयं विहित करे।
तो मिनिमम पूंजी उसकी 1 लाख रुपए और मैक्सिमम जैसा कि कंपनी स्वयं निश्चित करेगी कुछ भी हो सकती है। अधिकतम पूंजी पर कोई निर्बंधन नहीं लगाया गया है। इसकी सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है तथा अधिकतम सदस्य संख्या 200 तक हो सकती है तथा सदस्यों को अपने अंश अंतरण जो उनकी हिस्सेदारी है उसके अंतरण ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी जाती है। इसके आवश्यक तत्वों को हम देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिसको हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1, प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। अब जानते हैं कि अगर इसे हम 1 तक सीमित करें तो एकल व्यक्ति कंपनी हो जाएगी, इसलिए न्यूनतम 1 से अधिक अर्थात 2 व्यक्ति। प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, 200 से अधिक नहीं। प्राइवेट कंपनी की मेंबरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर 200, अधिकतम सदस्य संख्या 200। तो 2 से लेकर 200 तक अगर सदस्य संख्या है तब ही हम इसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। प्राइवेट कंपनी में निदेशकों की, डायरेक्टर जो इसके होते हैं, निदेशक मंडल होता है इसका, उसमें निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। जितनी न्यूनतम इसकी सदस्य संख्या है उतनी ही इसकी निदेशकों की संख्या भी न्यूनतम होती है। प्राइवेट कंपनी की कम से कम न्यूनतम समादत्त पूंजी 1 लाख रुपए होती है। चौथा पॉइंट, प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम समादत्त पूंजी 1 लाख रुपए होती है। पांचवा बिंदु, प्राइवेट कंपनी की अधिकतम समादत्त पूंजी, मैक्सिमम पूंजी कितनी होगी ये स्वयं कंपनी निश्चित करती है। ठीक है, इसकी अधिकतम पूंजी कितनी होगी कौन निश्चित करता है? स्वयं कंपनी। और न्यूनतम पूंजी कितनी होगी ये अधिनियम ने स्वयं बता दिया है कि न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए और अधिकतम पूंजी कंपनी स्वयं निश्चित करेगी। छठा पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों के अंश अंतरण पर निर्बंधन लगा सकती है, रोक लगा सकती है। निर्बंधन का मतलब है यहाँ पे शर्तों सहित रोक लगाया जाना, तो निर्बंधन लगा सकती है नहीं रोक लगा सकती है। प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों के अंश अंतरण पर, यानी कि प्राइवेट कंपनी में जो उसके हिस्सेदार सदस्य होते हैं वो अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं, विक्रय नहीं कर सकते हैं। कुछ मामलों में कंपनी ये छूट दे सकती है कि प्राइवेट कंपनी के सदस्य अपने ही सदस्यों में से जो हिस्सेदार हैं उन्हीं को अंश अंतरण कर सकती है, लेकिन ये कंपनी पर निर्भर करता है, आवश्यक नहीं है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। प्राइवेट कंपनी जनता के प्रति अंश या ऋण पत्र जारी नहीं कर सकती है, यानी कि जनता के प्रति खुले अंश या जनता को से ऋण पत्र जारी करके कंपनी ऋण कलेक्ट नहीं कर सकती, इकट्ठा नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में निदेशक प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग कर सकता है, चाहे वह स्वयं हितबद्ध पक्षकार हो। देखिए ये पॉइंट बहुत आवश्यक है। सामान्यतया अगर कोई हितबद्ध पक्षकार है तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति किसी मामले में हितबद्ध है वह उसमें प्रतिभाग नहीं करेगा, निर्णायक नहीं हो सकता है, स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता है ना। नेमो जूडेक्स काजा सुआ, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह शर्त प्राइवेट कंपनी के मामले में लागू नहीं होती। प्राइवेट कंपनी में निदेशक प्रत्येक बैठक में प्रतिभाग कर सकता है, चाहे वह स्वयं उसमें हितबद्ध क्यों न, हितबद्ध पक्षकार ही क्यों न। 9वां पॉइंट है कि 2 से कम सदस्य होने पर प्राइवेट कंपनी को परिसमाप्त घोषित किया जा सकता है। अगर सदस्य संख्या 2 से कम अर्थात अगर एक ही सदस्य रह गया है या सदस्य नहीं रह गए हैं तो प्राइवेट कंपनी को समाप्त घोषित किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। और 10वां पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी में संयुक्त अंशधारकों को केवल एक ही व्यक्ति माना जाएगा। अगर कंपनी ने कोई अपनी अंश निश्चित किया है कि इतना अंश हमारा होगा, एक अंश इतने मूल्य का होगा और उसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के उस अंश को धारण करते हैं, तो ऐसा अंश में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा धारित अंश माना जाएगा। व्यक्तिगत रूप से वो अपने अंश को बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी उसे एक अंश माने। तो इस प्रकार से प्राइवेट कंपनी आपके सामने क्लियर हो गई, प्राइवेट कंपनी की स्थिति स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी को हम सार्वजनिक कंपनी, लोक कंपनी या आम जनता की कंपनी भी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 71 में
लोक कंपनी को परिभाषित किया गया है और कहा गया है प्रत्येक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्रत्येक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तथा उसकी समादत्त पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए तथा अधिकतम पूंजी जैसी की कंपनी विहित करे पब्लिक कंपनी कहलाती है। आवश्यकता तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं कि पब्लिक कंपनी या लोक कंपनी की आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त है कि पब्लिक कंपनी जो होती है उसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। पब्लिक कंपनी की अधिकतम सदस्य संख्या अभी निश्चित नहीं की गई है, अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इसके पे कोई रोक नहीं लगाता है अधिनियम। कंपनी जो लोक कंपनी या पब्लिक कंपनी है इसमें निदेशकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है और कंपनी की न्यूनतम समादत्त पूंजी 5 लाख रुपए होती है। पांचवा बिंदु देखते हैं, कंपनी की अधिकतम समादत्त पूंजी अभी निश्चित नहीं है, कितनी भी हो सकती है, और कंपनी के सदस्यों के अंश अंतरण पर कोई रोक नहीं होती है। मतलब पब्लिक कंपनी के सदस्य अपना अंश किसी भी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी अपने ऋण पत्र, डिबेंचर बोलते हैं इसको कंपनी लॉ की भाषा में, कंपनी अपने ऋण पत्र जनता के प्रति निर्गत कर सकती है, जारी कर सकती है और ऋण पत्र देकर के जनता से ऋण इकट्ठा कर सकती है, अपनी पूंजी में अभिवृद्धि कर सकती है। और पब्लिक कंपनी अंश क्रय करने हेतु आम जनता को आमंत्रित कर सकती है, आम जनता में शेयर अपने बेच सकती है। 8वां बिंदु, कंपनी की प्रति 6 माह के अंतर्गत कंपनी की साधारण सभा की एक सांविधिक बैठक होना अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब जिसका परिहार नहीं किया सकता, परिहार का मतलब होता त्याग करना, तो कंपनी इस नियम का त्याग नहीं कर सकती है, अर्थात कंपनी को प्रति 6 माह में अपनी साधारण सभा की एक बैठक करना आवश्यक होगा, करनी ही होगी। कंपनी के निदेशक सामान्यतया बैठक में भाग लेंगे, लेकिन अगर निदेशकों के विरुद्ध ही कार्यवाही की जानी है, निदेशक स्वयं उसमें हितबद्ध है, तो ऐसी बैठक में वह निदेशक जो कि हितबद्ध है बैठक में भाग नहीं ले सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण नियम कि अगर पब्लिक कंपनी की सदस्य संख्या 7 से कम हो जाती है, 7 सदस्यों से कम सदस्य हो जाते हैं, अर्थात 6 सदस्य या इससे भी कम रह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पब्लिक कंपनी को परिसमाप्त घोषित किया जा सकता है। तो हमने बात की एकल व्यक्ति कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की। अब हम बात करते हैं कि पब्लिक कंपनी जिसको सार्वजनिक या लोक कंपनी कहते हैं, ये यहां तक हो गई बात हमारी। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन। प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी में कैसे बदलेंगे? तो यदि कोई प्राइवेट कंपनी स्वयं को पब्लिक कंपनी में बदलना चाहती है, स्वयं कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी में बदलना चाहती है, तो उसके लिए क्या क्या कार्यवाही करनी होगी? सबसे पहले प्राइवेट कंपनी पर लगाए गए वे सभी निर्बंधन समाप्त घोषित कर दिए जाएं, करने का संकल्प पारित करना होगा। घोषित नहीं किए जाएंगे बल्कि एक संकल्प पारित करना होगा स्वयं कंपनी को, और संशोधित दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास शुल्क सहित जमा करने होंगे, है ना। तो इसमें क्या क्या कार्यवाहियां होंगी, स्टेप दर स्टेप हम बात करते हैं बिंदुवार। पहले सबसे पहली कार्यवाही, उससे बैठक में एक इस आशय का संकल्प पारित करना होगा कि हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कर रहे हैं। उस संकल्प के अनुसार में प्राइवेट कंपनी अपने संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और विवरण पत्र, इनकी चर्चा आगे की जाएगी। ये दस्तावेज होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के। तो संगम ज्ञापन उद्देश्य पत्र है, संगम अनुच्छेद व्यवस्था पत्र है, विवरण पत्र कंपनी की पहचान के बारे में है। इनमें सब में बदलाव करना होगा और संशोधन करना होगा। और तीसरा बिंदु है कि कंपनी के न्यूनतम सदस्य संख्या 7 तथा अधिकतम सदस्य संख्या अनिश्चित घोषित करनी होगी। अर्थात अभी तक देखिए 2 और 200 का नियम था, न्यूनतम 2 अधिकतम 200, उसे न्यूनतम 7 और अधिकतम अनिश्चित घोषित करनी होगी। कंपनी की न्यूनतम समादत्त पूंजी जिस समय उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, कम से कम 5 लाख रुपए अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख रुपए आवश्यक होते हैं।
कंपनी के अंश क्रय करने हैं तो आम जनता के लिए खोलने होंगे। प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो आम जनता के लिए अपने अंश, अपना शेयर नहीं जारी करती है, लेकिन अब जारी करने के लिए व्यवस्था करनी होगी। आम जनता के लिए ऋण पत्र जारी करने के लिए भी नियम अपने संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में समाहित करने होंगे। इसके अलावा कंपनी में न्यूनतम निदेशकों की संख्या, कम से कम निदेशकों की संख्या जो है वो 3 अवश्य होनी चाहिए, है ना। प्राइवेट कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या 2 थी, उसे 3 करना होगा। और कंपनी की साधारण सभा की नियमित बैठकें 6 माह के अंतर पर प्रति 6 माह के अंतर्गत करना आवश्यक होगा। कंपनी के हितबद्ध निदेशक बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। ये सभी संशोधन सहित संकल्प पत्र और संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, विवरण पत्र कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। और जो भी आवश्यक शुल्क है कंपनी के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो जमा करना होगा। तो इस तरीके से जितनी भी पब्लिक कंपनी की आवश्यक शर्तें हैं वो सब प्राइवेट कंपनी को अप्लाई करनी होंगी, और इसका, इस आशय का संकल्प पत्र और संशोधित दस्तावेज शुल्क सहित रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा, तभी वह प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित होगी। एक वाद है राय पुरुषोत्तम मित्तल बनाम मेसर्स हिलक्रिस्ट रियल्टी। मैं केस का नाम फिर से रिपीट करता हूं, राय पुरुषोत्तम मित्तल बनाम मेसर्स हिलक्रिस्ट रियल्टी के ये एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि यदि कंपनी द्वारा उक्त संशोधन सहित समस्त दस्तावेज कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिए जाते हैं, तब उसी दिनांक से प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसी दिनांक से। इसके लिए कंपनी रजिस्ट्रार के निर्णय की प्रतीक्षा किया जाना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, तो जिस दिन दस्तावेज जमा किए जाएंगे उसी दिन से ये परिवर्तित हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में क्या बदला जा सकता है, यदि बदला जा सकता है तो उसके लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। चलिए बात करते हैं। पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन यानी बदलने के लिए जो प्राविधान है वो कंपनी विधि में, प्रथम दृष्टया तो जान लीजिए, कंपनी विधि में समाहित ही नहीं किए गए हैं। लेकिन समाहित न किए जाने का मतलब ये नहीं है कि उसे निषिद्ध कर दिया गया है। मेरी बात को समझिएगा। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन करने के लिए प्राविधान है, लेकिन पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में संपरिवर्तित करने के लिए प्राविधान नहीं समाहित किए गए हैं, लेकिन मना भी नहीं किया गया है, निषिद्ध भी नहीं किया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई पब्लिक कंपनी कुछ औपचारिकताओं का अनुपालन करके प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित हो सकती है, बदली जा सकती है। कौन कौन से हैं, बिंदुवार बात करते हैं। पहला, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास करना होगा। सबसे पहले कंपनी की जो बोर्ड है उसकी बैठक में एक प्रस्ताव पास करना होगा इस आशय का कि हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में बदलना चाहते हैं या बदल रहे हैं। दूसरा बिंदु है, साधारण सभा की बैठक में इस आशय का संकल्प पारित करना होगा कि हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित करने के लिए सहमत हैं और ये बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और विवरण पत्र जो कंपनी के पंजीकरण के दस्तावेज हैं जिनसे कंपनी पहचानी जानी जाती है, इसमें नियमावली है, उसके उद्देश्य पत्र हैं, इनमें भी संशोधन करना होगा। आप जान चुके हैं कि दोनों के नियम अलग अलग होते हैं, तो अब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के नियमों का अनुसरण करना होगा, उन्हें अप्लाई करना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा, उन्हें अपने दस्तावेजों में भी परिवर्तित करना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 तक सीमित करनी होगी। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, सामान्य नियम यह है कि जो विधि में व्यवस्था की गई है कि प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम सदस्य संख्या अनिश्चित है, अनंत हो सकती है। लेकिन जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे तब हम अधिकतम सदस्य संख्या 50 निश्चित कर दी गई है। अब 50 से अधिक नहीं हो सकती। यह बिंदु स्पेशल है, इसको याद रखिएगा, विशेष नियम है। पांचवा बिंदु है, सदस्य के अंश अंतरण के अधिकार को निर्बंधित करना होगा। पब्लिक कंपनी थी तो आम जनता को शेयर दिए जा सकते थे, अंश अंतरण हो सकता था,
ऋण पत्र जारी हो सकता था। ये सारे नियम बदलेंगे। मतलब सबसे पहला नियम कि अंश अंतरण का जो अधिकार है वो निर्बंधित हो जाएगा। मतलब कि कोई भी हिस्सेदार किसी बाहरी व्यक्ति को अपना अंश शेयर नहीं करेगा। यदि कंपनी अनुज्ञात करती है तो किसी सदस्य को ही अंतरित कर सकता है या स्वयं कंपनी को अंश अपना दे सकता है, विक्रय कर सकता है, दान कर सकता है, व्ययन किसी भी रूप में व्ययन कर सकता है। मैंने पिछले भी लेक्चर में कहा था, व्ययन का मतलब बेचना नहीं होता है। व्ययन का मतलब अंतरण से आप निकालिए, जिसमें दान, विक्रय, बंधक, पट्टा इत्यादि शामिल होते हैं, गिरवी ये भी शामिल होता है। ठीक है, तो सदस्य के अंश अंतरण को निर्बंधित करना ही होगा। कंपनी के अंश खरीदने की जनता की जो शक्ति है इसको भी समाप्त करना होगा या सीमित कर देना होगा। समाप्त करना ज्यादा सटीक लगता है इसे। अगला बिंदु, उक्त संशोधन जो भी हैं इनके उपरांत ऐसा मत समझिएगा कंपनी अभी से प्राइवेट हो जाएगी। इसके लिए एक विशेष नियम है कि जब ये सारी कार्यवाहियां पूरी हो जाएं, मतलब कंपनी की बोर्ड का प्रस्ताव पास हो जाए, फिर साधारण सभा बहुमत से पारित कर दे, फिर संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और विवरण पत्र में नियम परिवर्तित हो जाए, सदस्य संख्या 50 तक सीमित हो जाए, सदस्यों के अंश अंतरण को निर्बंधित कर दिया गया है, जनता को अंश खरीदने से रोक दिया गया है, ये सारे नियम पूरे हो गए और ये नियम पूरे होकर के लिखित प्रारूप में तैयार हो गए, तब इस संशोधन सहित केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। केंद्र सरकार का मतलब यहाँ संघ सरकार या भारत सरकार से है, वहां भेजा जाएगा। और जब केंद्र सरकार इस पर अपना अनुमोदन दे देगी, ध्यान दीजिएगा, लोक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जनता की कंपनी को, क्षमा कीजिएगा, पब्लिक कंपनी, ये लोक कंपनी है, जनता की कंपनी है, इसको अगर प्राइवेट कंपनी या कुछ व्यक्तियों के हाथ तक सीमित करना है तो इसके लिए संघ सरकार का अनुमोदन, केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। बिना इसके ये संपरिवर्तन नहीं होगा। और जब ये सब कार्यवाही पूरी हो जाती है तब सभी दस्तावेज और सरकार का अनुमोदन का प्रमाण पत्र सहित इसे कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना होगा। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना होगा। पटना हाई कोर्ट ने एक इनग्रेडिएंट्स केमिकल कंपनी के इनग्रेडिएंट्स केमिकल कंपनी के मामले में कहा कि केंद्र सरकार के अनुमोदन से ये एक पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तित हो सकती है। इस पे न्यायिक मोहर भी लग गई। और श्यामानंद प्रसाद बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी यह निर्णित किया गया कि यदि किसी पब्लिक कंपनी की सदस्य संख्या 50 से अधिक है तब उसे हम पब्लिक कंपनी ही मानेंगे, अर्थात प्राइवेट कंपनी की भांति उसे हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सदस्य संख्या वाला जो बिंदु हमने कहा था कि वैसे तो 200 प्राइवेट कंपनी का नियम है और 7 अनंत पब्लिक कंपनी का नियम है, लेकिन पब्लिक कंपनी को अगर हम प्राइवेट कंपनी में परिवर्तित करेंगे तो उसकी सदस्य संख्या 50 तक सीमित होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी इसे स्पष्ट रूप से कह दिया है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। पहला एकल व्यक्ति कंपनी जो अब केवल एकेडमिक महत्व की है, दूसरा प्राइवेट कंपनी, तीसरा पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन संबंधी नियम विधि में दिए गए हैं और पब्लिक कंपनी का प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए विशेष नियम होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक है और सदस्य संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, इस तरीके से अब एक छोटी सी हम मतलब सिंगल लाइन में हम एक आपको बताना चाहेंगे अंतर क्या होता है। पब्लिक कंपनी न्यूनतम सदस्य संख्या 7, प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2। प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 2 और पब्लिक कंपनी की न्यूनतम सदस्य संख्या 7। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200, पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या अनंत। प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम निदेशक 2, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम निदेशक 3। प्राइवेट कंपनी की न्यूनतम समादत्त पूंजी, न्यूनतम पूंजी 1 लाख रुपए और पब्लिक कंपनी की न्यूनतम पूंजी 5 लाख रुपए। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम पूंजी जैसी की विहित की जाए कंपनी स्वयं निश्चित करे, लेकिन पब्लिक कंपनी में अधिकतम पूंजी अनिश्चित है, कितनी भी हो सकती है, निश्चित करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी में साधारण सभा की बैठक जैसी की कंपनी चाहे उस प्रकार से कर सकती है।
निर्बंधन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में 6 माह के अंतर्गत एक बैठक साधारण सभा की अवश्य होगी, अन्यथा ये नियम भंग माना जाएगा, उल्लंघन होगा। प्राइवेट कंपनी में निदेशक सभी बैठकों में भाग ले सकता है, चाहे वो स्वयं हितबद्ध पक्षकार ही क्यों न हो। पब्लिक कंपनी में निदेशक अगर हितबद्ध है तो बैठक में भाग नहीं लेगा, वैसे भाग लेगा। प्राइवेट कंपनी आम जनता को अंश क्रय करने के लिए बुला नहीं सकती, अर्थात आम जनता को अपने अंश नहीं बेच सकती, जबकि पब्लिक कंपनी आम जनता को अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है और उन्हें अंश विक्रय कर सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि आम जनता के पक्ष में प्राइवेट कंपनी ऋण पत्र भी जारी नहीं कर सकती है, अपने ऋण पत्र जारी करके ऋण कलेक्ट करके पूंजी नहीं बढ़ा सकती है प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी आम जनता के पक्ष में ऋण पत्र जारी करते हुए अपनी पूंजी बढ़ा सकती है। तो पब्लिक कंपनी में अंश अंतरण पर भी हिस्सेदारों की कोई रोक नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने अंशों को आम जनता को शेयर कर सकती है, विक्रय कर सकती है। पब्लिक कंपनी अपने ऋण पत्र भी जारी कर सकती है और आम जनता से ऋण कलेक्ट कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी ये तीनों कार्यवाहियां नहीं कर सकती है। इस प्रकार से हमने आपको बहुत ब्रीफिंग भी बताने की चेष्टा की है और पूरा विस्तार से तो बताया ही है। अब हम बात कर लेते हैं, इसका एक और प्रकार होता है नियंत्री कंपनी। हालांकि ये कॉमन प्रकार में सम्मिलित नहीं है, लेकिन नियंत्री कंपनी भी आपके सामने आता है। नियंत्री कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 46 में बताया गया है कि एक या अन्य कंपनियों के संबंध में नियंत्री कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसकी ऐसी कंपनियां समानुषंगी कंपनियां होती हैं। देखिए 2 शब्द आ गए, नियंत्री कंपनी और समानुषंगी कंपनी। नियंत्री कंपनी वह कंपनी है जो अन्य कंपनियों को नियंत्रण में रखती है, उनको कंट्रोल करती है। समानुषंगी कंपनी वह कंपनी है जो नियंत्री कंपनी के कंट्रोल में रहती है। थोड़ा और इसको सरल शब्दों में हम बात करते हैं, जहां 2 या 2 से अधिक कंपनियों के मध्य कोई ऐसा पारस्परिक संबंध विद्यमान है जिसमें एक कंपनी अन्य कंपनियों पर नियंत्रण धारण करती है, तब ऐसा नियंत्रण धारण करने वाली कंपनी नियंत्री कंपनी होती है, तथा अन्य कंपनियों को जिन पर जो नियंत्रण के अधीन रहती हैं उस नियंत्री कंपनी की समानुषंगी कंपनी कहलाती हैं, उसके कंट्रोल्ड कंपनी होती हैं, फॉलोअर होती है। इस प्रकार नियंत्री तथा समानुषंगी एक दूसरे के पूरक या सापेक्ष शब्द हैं। एक कंपनी जो दूसरी कंपनी पर नियंत्रण धारण करती है नियंत्री कंपनी होती है, और ऐसी कंपनी जो किसी अन्य कंपनी के नियंत्रण के अधीन कार्य करती है समानुषंगी कंपनी होती है। मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। कंपनी पर नियंत्रण क्या होता है? एक कंपनी द्वारा अन्य कंपनी पर निम्न 3 प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं। वो 3 प्रकार हैं जिनसे नियंत्रण होता है। पहला प्रकार है दूसरी कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण रख करके। दूसरा प्रकार है दूसरी कंपनी के 50% या इससे अधिक अंश क्रय करके, खरीद करके। और तीसरा प्रकार है समानुषंगी कंपनी के नियंत्रण वाली कंपनी नियंत्री कंपनी की भी नियंत्री हो जाती है। यहां धारा 19 के अनुसार कोई समानुषंगी कंपनी उस कंपनी के अंश क्रय नहीं कर सकती जिसके कि वह नियंत्रण में है, और नियंत्री कंपनी अपने अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में अपने समानुषंगी कंपनी को अंतरण या विक्रय नहीं कर सकती है। तो यहां पर यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि कोई भी कंपनी नियंत्री कंपनी कहलाती है अगर वह अन्य कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, और जिन कंपनियों पर वह नियंत्रण स्थापित करती है वह समानुषंगी हो जाती हैं नियंत्री कंपनी की। ये 3 प्रकार से होता है। पहला प्रकार क्या है कि निदेशक मंडल पर नियंत्रण करके, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण स्थापित करती है, मतलब दूसरी कंपनी के निदेशक मंडल पहली कंपनी के आदेश के अधीन हैं, और जो पहली कंपनी आदेश करेगी उसका निदेशक मंडल वही अप्लाई करेगा उस कंपनी में,
तो ऐसी कंपनी जो आदेश देती है नियंत्री कंपनी है, और जिसके निदेशक मंडल को आदेश देती है वह समानुषंगी कंपनी हो जाती है। अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% या इससे अधिक के शेयर खरीद लिए हैं, तो जिसके शेयर खरीदे गए हैं वो समानुषंगी हो जाएगी, और जिस कंपनी ने शेयर को खरीद लिया है, मालिक बन गई है, वो नियंत्री कंपनी हो जाएगी। तीसरी स्थिति, मान लीजिए एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद चुकी है, निदेशक मंडल पर नियंत्रण रखती है, अर्थात एक कंपनी की समानुषंगी कंपनी कोई है और जो वो नियंत्री कंपनी है, और नियंत्री कंपनी किसी अन्य कंपनी की समानुषंगी बन जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो नियंत्री कंपनी थी वो तो दूसरे के नियंत्रण में चली गई, और उसके जो समानुषंगी हैं वो भी उसी कंपनी के समानुषंगी हो जाएंगे, उसके नियंत्रण में हो जाएंगे। ऐसे समझ लीजिए कि सेवक का सेवक भी स्वामी का सेवक हो जाता है। सेवक का सेवक भी स्वामी का सेवक हो जाता है यदि उसका स्वामी सेवक बन गया है। ठीक है। इसके बाद में समानुषंगी कंपनी तो हमने आपको बता ही दी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के नियंत्रण के अधीन है समानुषंगी कंपनी होती है, और ये 3 प्रकार से हो सकती है। अगर किसी कंपनी का निदेशक मंडल किसी दूसरी कंपनी के नियंत्रण में कार्य करता है तो वह जो कंपनी नियंत्रण रखती है वो नियंत्री होगी, और जो निदेशक मंडल है उसके नियंत्री कंपनी के आदेश के अनुसार कार्य करता है, समानुषंगी होगा, है ना। तो हमने पहले बताया 50% अंश शेयर करने पर अगर कोई कंपनी अपने 50% अंश किसी एक ही कंपनी को बेच देती है तो वह कंपनी विक्रय के पश्चात समानुषंगी हो जाएगी, और जिसने खरीदे हैं वह कंपनी नियंत्री कंपनी हो जाएगी। जब कोई कंपनी किसी अन्य ऐसी कंपनी के समानुषंगी है जिसकी कोई अन्य समानुषंगी है, तो समानुषंगी कंपनी और उस पर नियंत्रण करने वाली कंपनी, दोनों कंपनियां उस कंपनी की समानुषंगी हो जाएंगी जिसने उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया है। इसका एक उदाहरण हम और दे देते हैं, कुछ मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए सी नामक कंपनी के निदेशक मंडल बी नामक कंपनी के आदेश के अनुसार कार्य करने हेतु विधिता बाध्य है। कानूनन वो सी नामक कंपनी के निदेशक मंडल बी नामक कंपनी के आदेश का अनुसरण करने हेतु कानूनन बाध्य है, और बी नामक कंपनी के 50% से अधिक अंश ए नामक कंपनी खरीद लेती है। तब ऐसी दशा में ए नामक कंपनी मूल नियंत्री कंपनी होगी, बी नामक कंपनी सी नामक कंपनी की नियंत्री कंपनी तथा ए नामक कंपनी की समानुषंगी कंपनी होगी, और सी नामक कंपनी मूल समानुषंगी कंपनी हो जाएगी। ठीक है। सी नामक कंपनी बी नामक कंपनी की समानुषंगी है, और बी नामक कंपनी ए नामक कंपनी की समानुषंगी बन जाए, तो ऐसी स्थिति में बी और सी दोनों ए की समानुषंगी हो जाएंगी। यही बात तीसरे बिंदु में कही गई है। ठीक है। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बता दें, नियंत्री कंपनी अपने समानुषंगी कंपनी के अंश क्रय कर सकती है। नियंत्री कंपनी जो है वो अपने समानुषंगी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा भी अंश शेयर खरीद सकती है, क्रय कर सकती है। लेकिन जो समानुषंगी कंपनी है वो अपनी नियंत्री कंपनी के अंश खरीद नहीं सकती है ना। तो समानुषंगी कंपनी जो अनुसरण में है वो अपनी श्रेष्ठ कंपनी के अंश नहीं खरीद सकती, लेकिन श्रेष्ठ कंपनी अपने समानुषंगी कंपनी या नियंत्री कंपनी अपने समानुषंगी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिएगा। चलिए एक और बात कर लेते हैं। आप लोगों के जहन में अक्सर सवाल उठता है, बच्चे हमसे पूछते भी रहते हैं, आप लोग अक्सर करके पूछ लेते हैं कि ये सरकारी कंपनी क्या होती है। तो सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 45 सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है कि सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके 51% से अन्यून अंश या तो संघ सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के पास या अंशतः पार्टली संघ सरकार के पास और पार्टली राज्य सरकार के पास हैं, तब ऐसी कंपनी की समानुषंगी प्रत्येक कंपनी भी सरकारी कंपनी होगी। एसेंशियल एलिमेंट्स पे विचार करते हैं। प्रत्येक कंपनी, चाहे वह प्राइवेट कंपनी हो और चाहे वह पब्लिक कंपनी, वो सरकारी कंपनी बन जाएगी अगर उसके 51% या इससे अधिक अंश सरकार के पास है।
मैं रिपीट करता हूं, बात को ध्यान से सुनिएगा, चाहे कंपनी प्राइवेट कंपनी हो और चाहे कंपनी पब्लिक कंपनी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उस कंपनी के 51% या इससे अधिक शेयर, इससे अधिक अंश सरकार के पास हैं तो वह सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी की पहचान है कि 51% या इससे अधिक के अंश सरकार के पास होने चाहिए, चाहे कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। अब सरकार का मतलब क्या है? तो सरकार का मतलब केंद्र सरकार या संघ सरकार से है। सरकार का मतलब यहाँ राज्य सरकार से भी है। सरकार का मतलब यहाँ 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों से भी है। और सरकार का मतलब यहाँ केंद्र सरकार या पार्टली केंद्र सरकार और पार्टली राज्य सरकार से भी है। यहाँ पर अगर कोई सरकारी कंपनी है तो हम कब कहेंगे सरकारी कंपनी? 51% शेयर होने चाहिए। मान लीजिए संघ सरकार के पास 51% है तो वह कंपनी सरकारी कंपनी है। किसी भी राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, किसी भी राज्य सरकार के पास, किसी भी एक राज्य सरकार के पास 51% शेयर हैं तो वह राज्य सरकार के पास होते हुए भी सरकारी कंपनी है। मान लीजिए किसी कंपनी के 25% शेयर उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और उसी कंपनी के 25% शेयर मध्य प्रदेश सरकार के पास है और उसी कंपनी के 10% शेयर बिहार सरकार के पास है। तो 51 किसी के पास नहीं है, लेकिन हम इसकी जब गणना करेंगे तो हम 25, 25, 50 और 10, 60, इसको हम मानेंगे कि 60% शेयर सरकारी हैं, अर्थात ये कंपनी सरकारी है। ठीक है। तीसरी स्थिति, मान लीजिए कि किसी कंपनी के 25% शेयर राज्य सरकार के पास हैं और उसके 40% शेयर संघ सरकार के पास हैं। तो 51 किसी के पास नहीं है। संघ सरकार के पास 40% और राज्य सरकार के पास 25%, लेकिन ओवरऑल तो ये 65% शेयर सरकार के पास हैं। ये भी सरकारी कंपनी है। अर्थात चाहे अकेले संघ सरकार के पास शेयर 51% हो, चाहे अकेले किसी राज्य सरकार के पास 51% शेयर हो, चाहे 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों को मिलाकर के 51% या इससे अधिक के शेयर हों सरकार के पास, चाहे कुछ अंश राज्य सरकार के पास और कुछ अंश संघ सरकार के पास है, लेकिन दोनों अंशों को अगर जोड़ दें तो 51% से ज्यादा हो जाते हैं, तब भी वह सरकारी कंपनी होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु कि अगर कोई कंपनी सरकारी कंपनी है और उस सरकारी कंपनी की समानुषंगी कोई कंपनी है, उसके कंट्रोल में कोई और कंपनी है, तो अगर कोई कंपनी सरकारी बन गई तो उसके कंट्रोल वाली सारी कंपनियां स्वतः सरकारी कंपनियां हो जाएंगी। ठीक है। सरकारी कंपनी सरकार से पृथक एक विधिक व्यक्ति होती है और यहाँ केंद्र सरकार पृथक विधिक व्यक्ति होती है और राज्य सरकार भी पृथक विधिक व्यक्ति होती है। सरकारी कंपनी इन सबसे एक अलग व्यक्तित्व धारण कर लेती है। सरकारी कंपनी का मतलब सरकार से नहीं होता है। ठीक है। और कंपनी में कृत्रिम व्यक्ति और विधिक व्यक्ति दोनों ही सदस्य हो सकते हैं। चलिए, यहां तक हमने आपको सरकारी कंपनी की बात की। अब अगले लेक्चर में हम कंपनी के निर्माण की बात करेंगे, कंपनी बनती कैसे है। ठीक है। तो यहां तक हमारी बात हो गई इस कंपनी की। अब आपसे हमारा एक निवेदन है। निवेदन ये है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपसे निवेदन यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा है तो इसमें आप लाइक भी कर सकते हैं। एक अंगूठे का निशान बना होता है, उसको आप दबा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो जानकारी वाला है और आपके मित्रों को भी ये पहुंचना चाहिए तो इसे शेयर अवश्य कर दीजिए, चाहे फेसबुक पर, चाहे व्हाट्सएप पर, या जो भी सोशल साइट्स है, इसको शेयर अवश्य करिएगा। देखिए, आपकी ये सब कार्यवाहियां जैसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये हमें प्रोत्साहन देता है और वीडियो बनाने के लिए। हम इसी के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे।